नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण और घोष और अघोष के बारे में पढ़ा था। तो कृपया अगर आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें, ताकि वर्ण विचार के अंतर्गत जो भी चीज़ हम आगे बताएंगे वो भली भांति क्लियर हो जाए। तो आज हम टॉपिक को शुरू करते हुए अनुनासिक और निम्नासिक वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। नासिका मतलब नाक होता है, यानी अनुनासिक स्वर का उच्चारण जब करते हैं तो हमारे नाक में भी दबाव पड़ता है, यानी जैसा लगता है कि ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकल रही है। जैसे हम लोग आ बोलते हैं, आ, ए, तो जैसा लग रहा है मुख के साथ साथ नाक से भी ध्वनि बाहर आ रही है, यानी नाक में भी थोड़ा सा दबाव पड़ता है। तो ठीक है, अनुनासिक स्वर जो है इसके उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इसको अगर हम शब्द का उच्चारण करते हैं जैसे आँख, तो यहाँ पर आ पर एक चंद्र बिंदा लगा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, चंद्र बिंदा के माध्यम से। एक चंद्र हो गया और यहाँ एक बिंदा दे दिए, चंद्र बिंदु। ठीक है, तो अनुनासिक स्वर को हम लोग चंद्र बिंदु के माध्यम से दर्शाते हैं। तो आँख हो गया, ऊँट हो गया, गांव हो गया, आंगन हो गया, इस तरह का शब्द जब हम लोग शुरू वाला में देखा, आ पर जो चंद्र बिंदा लगा है, यहाँ पर ऊ पर लगा हुआ है, यहाँ पर गा यानी आ पर लगा हुआ है, उसी पर यहाँ आ पर लगा हुआ है, आ। तो इस उच्चारण से ही पता लग रहा है कि मुख के साथ साथ नाक पर भी असर पड़ रहा है, नाक से भी ध्वनि बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक। एक दूसरा हमारा है निर्नुनासिक। तो केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। यानी निर्नुनासिक के उच्चारण में जो है सिर्फ मुख से ही हम लोग का आवाज, इसमें नाक पर जरा सा भी असर नहीं पड़ता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, आ, ई, यानी जितना भी वर्ण है सिर्फ पंचमाक्षर को छोड़कर प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के बारे में हमने बताया था जब हम वर्ग व्यंजन पढ़ रहे थे। तो 5 वर्ग बताए थे, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इसी तरह क वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और पौ वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसको और अनुस्वार, इसको छोड़कर बाकी जितना भी वर्ण है वो निर्नुनासिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको हम अगर शब्द में देखें, इधर, उधर, आप, घर, बाहर, द्वार, तो इस तरह का शब्द का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो कहीं भी इधर बोले ई, ऊ, आ, तो कहीं भी नहीं लग रहा कि नाक पर थोड़ा सा भी असर पड़ रहा है। इसका उच्चारण डायरेक्ट मुख से होता है और अनुनासिक में मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलता है। तो ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया, अनुनासिक और निर्नुनासिक। दोस्तों, अब हम अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर को समझेंगे, क्योंकि सभी लोग यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करना है, क्योंकि दोनों में बहुत ही कम अंतर है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है, इसको ध्यान देना है, और मुख से अधिक। यानी अनुनासिक स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो नाक से कम मात्रा में सांस निकलती है और मुख से अधिक, जबकि अनुस्वार का, यानी जब अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। यानी पहला अंतर है कि अनुनासिक स्वर के उच्चारण में नाक से कम मात्रा में सांस निकलती है और मुख से अधिक, जबकि अनुस्वार में क्या होता है, इसके जस्ट ऑपोजिट होता है, नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, आंसू, आंसू, आंत, गांव, चिड़िया, यानी इसमें जो है अनुनासिक का प्रयोग हुआ, यानी चंद्रबिंदा का प्रयोग हुआ है। उसी तरह अंश, पंच और अंग, यहाँ पर जो है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो हम दोनों के उच्चारण करके हम देख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। इसमें जो है नाक से कम सांस निकल रहा है और मुख से अधिक, और इसमें नाक से अधिक सांस निकलता है और मुख से कम। दूसरा अंतर क्या है कि अनुनासिक स्वर की विशेषता अर्थात यह हमेशा स्वरों पर लगता है, यानी अनुनासिक कहाँ लगता है, यह हमेशा
स्वरों पर लगता है, जबकि अनुस्वार क्या है, ये एक व्यंजन ध्वनि है, यानी ये स्वर पर लगता है। अनुनासिक जो है ये स्वर पर लगता है, जबकि अनुस्वार क्या है, ये व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्रबिंदा यानी कि अनुनासिक लगता है। ठीक है, एक ही शब्द, दोनों का मीनिंग भी सेम है, लेकिन जब तत्सम शब्द तत्सम रूप में रहता है तो वहाँ अनुसार का प्रयोग होता है। इसी का जब तद्भव रूप होता है तो वहाँ क्या हो जाता है, अनुनासिक का प्रयोग यानी चंद्रबिंदा का प्रयोग। इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ क्या है, ये तत्सम शब्द है। इसी का जब हम तद्भव शब्द लिखते हैं यानी तद्भव रूप अंगूठा, अंगुष्ठ तत्सम है और इसका तद्भव रूप अंगूठा है। दोनों में क्या अंतर है, देखो, ये जब तत्सम रूप में था अंगुष्ठ तो यहाँ पर क्या लगा था, अनुस्वार लगा था, और इसी का जब तद्भव रूप हो गया अंगूठा तो यहाँ पर क्या लग गया, चंद्रबिंदा लग गया। ठीक है, दूसरा है दंत, दंत हमारा क्या तत्सम शब्द है, तो यहाँ अनुस्वार लगा है, और इसी का तद्भव रूप है दांत, तो यहाँ देखिए अनुनासिक यानी चंद्रबिंदा का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार है अंत्र, अंत्र क्या है, हमारा तत्सम शब्द है, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जबकि तद्भव रूप है इसका आंत, तो इसमें हमारा चंद्रबिंदा लग गया, अनुनासिक का प्रयोग हो गया। यानी इसको याद रखना है कि जब तत्सम रूप में रहता है, एक ही शब्द जब तत्सम रूप में रहता है वह अनुस्वार लगता है, और उसके तद्भव रूप में अनुनासिक यानी चंद्रबिंदा का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पंचमाक्षर और अनुस्वार। तो पंचमाक्षर क्या है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। क्या क्या है, अंग, या, मूर्धन्य, दंतन्य, मौ, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर वो क्या कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। हम वर्ग व्यंजन पढ़ाते उस समय भी बताए थे आपको कि प्रत्येक वर्ग का जो है अंतिम अक्षर क्या है, पंचमाक्षर है। ठीक है, तो इसके स्थान पर ही अनुस्वार का प्रयोग होता है। संस्कृत में हालांकि पंचमाक्षर ही लिख दिया जाता है, वहाँ चलता है, लेकिन हिंदी में आजकल हिंदी का विद्वान जो है शॉर्टकट तरीका अपनाया है, वो पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि अंक, अंक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, अंग, उसके बाद क है अंक, तो इसी के लिए जो है हम इस ढंग से लिख सकते हैं। ये जो पंचमाक्षर है हमारा अंग, उसके लिए यहाँ पर अनुस्वार लग गया, अंक हो गया। उसी प्रकार चौ वर्ग का अंतिम अक्षर क्या, या, चंचू, तो इसके लिए हम यहाँ अनुस्वार लगा दिए, चंचू। दोनों तरीका से हम लिख सकते हैं। संस्कृत में प्राय यही रूप चलता है, लेकिन हिंदी में आजकल ये रूप चलने लगा। उसी प्रकार खंड, ये आधा मूर्धन्य है, इसके लिए यहाँ देखिए अनुस्वार लग गया, खंड। संधि, संधि में देखिए यहाँ अनुस्वार लगा है। शंभु, शंभु में भी यहाँ पर अनुस्वार लगा है। तो दोनों रूप चलता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में ज़्यादातर यही रूप चल रहा है। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है गंगा, गंगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। इस पंचमाक्षर के लिए देखिए यहाँ पर अनुस्वार लग गया। तो इसका नियम क्या है कि अगर किसी शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का होगा तो पंचमाक्षर के लिए क्या होता है, अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। जैसे अंग जो है क वर्ग में है, यहाँ क्या है, गो है, क्या है, ये भी क वर्ग में है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके बदले यहाँ पर अनुस्वार लग गया। उसी प्रकार कंचन है, ये चौ वर्ग में है। ठीक है, तो इस चौ जो है यानी इससे जस्ट पहले वाला में अनुस्वार लग गया। उदंड, उदंड में भी वही है, पंचमाक्षर, इसके बदले अनुस्वार लग गया। गंदा, दम, तो सब में देख रहे हैं पंचमाक्षर के लिए हम लोग हिंदी में आजकल अनुस्वार का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो आज हमारा ये अनुनासिक और निर्नुनासिक और अनुस्वार, ये 3 टॉपिक को हमने बढ़िया से समझा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।